अब तक पिछले एपिसोड में हमने देखा है कि घटनाएं कैसे घटित हुई और उन्होंने आगे होने वाले घटनाक्रम की नींव रखी। ऑफिसर अनन्या मिश्रा की जर्नी बिमालपुर के करप्शन प्लेग डिस्ट्रिक्ट में एक प्यूनिटिव ट्रांसफर ऑर्डर के साथ शुरू होती है, जो उनकी अनयील्डिंग इंटेग्रिटी का सीधा नतीजा था। वहां पहुंचने पर उन्हें ऑफिस में निगलेक्टेड फाइल्स का ढेर मिला, जो वहां की लापरवाही का सबूत था। देर रात तक काम करते हुए उन्हें इन फाइल्स में पीपीआर यूनिवर्सिटी से जुड़ा एक बहुत बड़ा स्कैम मिला। एक्शन लेने के लिए वह अनडिनाइबल एविडेंस के साथ सीधा स्टेट कैपिटल गईं, ताकि एजुकेशन मिनिस्टर प्रेम प्रताप राणा को कन्फ्रंट कर सकें। लेकिन मीटिंग भयानक हो गई जब मिनिस्टर राणा ने बताया कि वह खुद उस यूनिवर्सिटी के मालिक हैं। उन्होंने एरोगेंटली उनकी डिटेल्ड रिपोर्ट उनके सामने ही फाड़ दी और उनके इन्फ्लुएंस के आगे उनकी पावरलेसनेस का मजाक उड़ाया। तुरंत रिटेलिएट करते हुए मिनिस्टर ने उनकी रेपुटेशन बर्बाद करने के लिए एक मीडिया स्मीयर कैंपेन चलाया और उन्हें इनकॉम्पिटेंट और करप्ट बताया। अनन्या को फॉल्स चार्जेस पर सस्पेंड कर दिया गया। उनका करियर उस करप्ट मशीनरी ने कुचल दिया था। यह समझते हुए कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इम्पॉसिबल है, उन्होंने एक डेंजरस लॉन्ग गेम खेलने का फैसला किया। वह मिनिस्टर के ऑफिस वापस गईं और एक फेक अपॉलॉजी का नाटक किया ताकि मिनिस्टर का गार्ड लोअर हो जाए और वह अपनी हार स्वीकार कर लें। यह सोचकर सेटिस्फाइड होकर कि उनकी स्पिरिट टूट गई है, राणा ने उन्हें रिमोट डिस्ट्रिक्ट मिल्कापुर में एग्जाइल कर दिया। मिल्कापुर में वह धैर्यपूर्वक शैडोज में रहकर सही मोमेंट का इंतजार करने लगी। वह मोमेंट तब आया जब इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ और राणा की मिनिस्टीरियल पावर्स खत्म हो गईं। उन्होंने तुरंत एक्ट किया और चीफ इलेक्शन ऑफिसर से मिलकर अपने एविडेंस पेश किए और एक बोल्ड रिक्वेस्ट की। सीईओ ने सच्चाई पहचानकर उनकी रिक्वेस्ट ग्रांट कर दी और उन्हें वापस बिमलपुर ट्रांसफर कर दिया ताकि वह अपना स्कोर सेटल कर सकें। आइए देखें आगे क्या होता है। डीएम मैडम अपनी दोस्त के साथ अपने घर जाती हैं और अपने अगले कदम की योजना बनाती हैं। अपने निवास पर वापस दोनों महिलाओं ने अपने नक्शे और नोट्स फैलाए। छापे के अंतिम खतरनाक विवरणों पर ध्यान केंद्रित किया। शिखा ने धीरे से बात की और पूछा, क्या तुम समय के बारे में सुनिश्चित हो अनन्या? मंत्री हिंसक प्रतिक्रिया देगा। अनन्या ने जवाब दिया। उनकी आवाज ठंडी और स्थिर थी और शिखा से कहा कि समय परीक्षाओं के दौरान होना चाहिए और मीडिया को मौजूद होना चाहिए। उसे हमेशा के लिए रोकने का यही एकमात्र तरीका है। अनन्या ने धोखाधड़ी और मंत्री के बेटे की आक्रामकता के पूर्ण निर्विवाद दृश्य प्रमाण की आवश्यकता पर जोर दिया। शिखा ने सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि स्थानीय पुलिस पर मंत्री के नियंत्रण को दरकिनार करने के लिए छिपे हुए कैमरे का उच्च जोखिम वाला तत्व आवश्यक था। उन्होंने मीडिया के घात की रसद के माध्यम से भाग लिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रेस को सूचित किया गया था, लेकिन ऑपरेशन को जोखिम में डालने के लिए पर्याप्त नहीं था। शिखा ने कहा कि मीडिया स्टैंड बाय पर रहेगा, लेकिन केवल तुम्हें अनन्या सटीक स्थान और अंतिम संकेत पता होगा। अनन्या ने पुष्टि की और कहा, मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि गुंजन के हमला करते ही छिपे हुए कैमरे का फुटेज लाइव डिलीवर एक हो जाए। ध्यान मंत्री के बेटे गुंजन राणा पर गया, जो पूरी भ्रष्ट व्यवस्था में कमजोर कड़ी था। शिखा ने अनन्या को याद दिलाया कि गुंजन का अहंकार उसके पिता की सबसे बड़ी देनदारी है। अनन्या ने योजना बनाने की रात समाप्त की, उद्देश्य की ठंडी परिचित लहर महसूस की जो पिछले महीनों के दुख की जगह ले रही थी। अगली सुबह वह अपने पिछले जिले बिमलपुर चली जाती हैं, अब अपने असली युद्ध के मैदान में लौट रही हैं। सहायक, जो पहली बार फाइलों के लिए पूछने पर हकलाया था, उन्हें नए सम्मान के साथ अंदर आते हुए देखा। नई नेम प्लेट तुरंत लगा दी गई, एक अस्थायी शीर्षक जो जल्द ही उनके आसन्न कार्यों द्वारा निरीक्षण किया जाना था। वह चुपचाप अपने सभी कर्तव्यों का पालन करती हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि मंत्री अपनी असली गुप्त मंशा से बेखबर रहें। मंत्री उनकी नियमित वापसी के बारे में सुनकर हंसे और अपने कर्मचारियों से कहा, डीएम ने अपना सबक सीख लिया है, वह अब बस आदेशों का पालन कर रही है। अनन्या ने अपना धैर्यवान इंतजार जारी रखा। हर हस्ताक्षरित दस्तावेज और हर नियमित बैठक केवल उल्टी गिनती को चिन्हित कर रही थी। आखिरकार वो समय आ गया जब पीपीआर विश्वविद्यालय में चुनाव और परीक्षाएं एक ही सप्ताह में होने वाली थीं। घटनाओं का संगम सही था। चुनाव आचार संहिता ने पुलिस पर मंत्री के प्रभाव को सीमित कर दिया था। छापे वाले दिन अनन्या जल्दी जागी। वो कार्रवाई के लिए तैयार सादे कार्यात्मक कपड़े पहने हुए थीं। उनकी अंतिम तैयारी। उन्होंने सावधानी से छोटे छिपे हुए कैमरे को चालू किया। अनन्या अकेले घर से निकली, अपनी निजी बिना निशान वाली कार को विश्वविद्यालय परिसर की ओर ले गईं। परीक्षा के समय डीएम मैडम गुप्त रूप से विश्वविद्यालय पर छापा मारती हैं। इस बार उनके दिमाग में एक योजना थी, अधिकतम जोखिम और राजनीतिक तबाही के लिए डिजाइन की गई क्रियाओं का एक परिकलित अनुक्रम। अनन्या ने तेजी से परीक्षा हॉल का पता लगाया, उस व्यक्ति के आत्मविश्वास के साथ जिसने पीपीआर विश्वविद्यालय के ब्लूप्रिंट का बारीकी से अध्ययन किया था। उन्होंने हॉल में एक छोटी ऊंची खिड़की से झांका। उनकी आंखें अपने प्राथमिक लक्ष्य के लिए छात्रों की पंक्तियों को स्कैन कर रही थीं। वो तेजी से परीक्षा हॉल ढूंढती हैं जहां शिक्षा मंत्री का बेटा गुंजन राणा परीक्षा दे रहा है, जो एक केंद्रीय मेज पर प्रमुखता से बैठा है। डीएम मैडम घोटाले और वर्षों के भ्रष्टाचार को याद करती हैं, इसलिए वो खुलेआम धोखाधड़ी से हैरान नहीं हैं।
उन्होंने पुष्टि की कि वो गुंजन राणा और उनके दोस्तों द्वारा धोखाधड़ी की उम्मीद कर रही थीं। अनन्या ने परीक्षा हॉल के भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का देकर खोला। तनावपूर्ण सन्नाटे में आवाज जोर से गूंज रही थी। वो उसकी ओर बढ़ती हैं और उसका सामना करती हैं। उनके कदम अन्यथा शांत, तनावपूर्ण कमरे में उद्देश्यपूर्ण और जोर से थे। वो उसकी मेज पर रुकी और गुंजन से दृढ़ता से कहा, मैं अनुचित साधनों का उपयोग करने के लिए तुरंत आपके कागजात और डेस्क को जब्त कर रही हूँ। सामना करने पर वो डीएम मैडम पर भड़क जाता है। सार्वजनिक अपमान ने तुरंत उसके हकदार गुस्से को भड़का दिया। गुंजन अनन्या पर चिल्लाने लगा और चिल्लाया, तुम मेरी परीक्षा में बाधा डालने वाली कौन होती हो? यहां से बाहर निकलो। स्थिति तेजी से बढ़ी। वो आक्रामक रूप से अश्लील गालियों और अपशब्दों के साथ उन्हें गाली देता है। अपने हकदार गुस्से के आवेश में उसने शारीरिक रूप से उन्हें बुरी तरह से छूने की कोशिश की, उन्हें डराने और कागजात जब्त करने के प्रयास में उनके साथ बदसलूकी की। अनन्या के ब्लेजर के अंदर क्लिप किए गए छिपे हुए कैमरे ने हिंसा को बिल्कुल स्पष्टता से कैद कर लिया। उन्होंने उसे दोनों हाथों से जोर से पीछे धक्का दिया। आक्रामकता के क्षण का उपयोग अलग होने और अपनी योजना के अगले चरण को निष्पादित करने के लिए किया। अनन्या मुड़ी और परीक्षा हॉल से बाहर भागी, ये जानते हुए कि उन्हें गुंजन को जाल में फंसाने की जरूरत है। गुंजन भी उनके पीछे भागा, धमकियां चिल्लाते हुए। उसका अंधा गुस्सा किसी भी तर्कसंगत सावधानी को खत्म कर रहा था। अनन्या ने मुख्य निकास की ओर विश्वविद्यालय के गलियारों के माध्यम से पीछा किया। दरवाजे पर पहुंचने पर गुंजन को इस अंतिम विनाशकारी चाल की उम्मीद नहीं थी। उसे आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि कई प्रेस मीडिया लाइव फीड के साथ शूट करने के लिए तैयार थे। गुंजन का अहंकार तुरंत चकनाचूर हो गया। उसने जल्दी से अपना चेहरा छिपा लिया और अपने दोस्तों के साथ विश्वविद्यालय परिसर से भाग गया। दूसरी तरफ डीएम मैडम ने प्रेस मीडिया को पूरी रिपोर्ट दी, घोटाले और हिंसक रुकावट का विवरण दिया। महत्वपूर्ण रूप से वो अपने छिपे हुए कैमरे से फुटेज को मीडिया लाइव फीड में जोड़ती हैं, जिसमें गुंजन के हमले को दिखाया गया है। अनन्या ने मीडिया से कहा कि ये फुटेज शिक्षा मंत्री द्वारा संरक्षित गहरे आपराधिक इरादे का निश्चित प्रमाण है। चूंकि यह आचार संहिता थी, इसलिए पुलिस को चुनावी कानून और सार्वजनिक जांच द्वारा विवश होकर तुरंत कार्रवाई करनी पड़ी। कुछ ही मिनटों में पुलिस ने विश्वविद्यालय में प्रवेश किया और गुंजन और उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारी ने डीएम को आश्वासन दिया और उनसे कहा, हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे और उचित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने औपचारिक रूप से कदाचार और हमले के लिए विश्वविद्यालय प्राधिकरण के खिलाफ उनकी शिकायत दर्ज की। यहाँ शिक्षा मंत्री को समाचार चैनल से इस मुद्दे के बारे में पता चला। ब्रेकिंग न्यूज पर अपने बेटे की गिरफ्तारी को देखा। मंत्री का चेहरा शुरू में सदमे से पीला पड़ गया था, जल्दी ही विस्फोटक गुस्से से लाल हो गया। उनका बेटा ब्रेकिंग न्यूज पर था। मंत्री प्रेम प्रताप राणा अपने बेटे को समाचारों पर देखकर अपना आपा खो बैठे। उनका चेहरा विस्फोटक गुस्से से विकृत हो गया। उन्होंने अपने 2 फोन पकड़े, सार्वजनिक अपमान को रोकने और गुंजन को बचाने के लिए हर संसाधन जुटाने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। उन्होंने अपने कठपुतली अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए कई कॉल किए, उनकी तत्काल अनुपालन की मांग की। वह फोन पर चिल्लाए और मांग की, मीडिया फीड बंद करो और मेरे बेटे को अभी बाहर निकालो। इस कॉल ने पीसीएस सुहान मलिक को हिला दिया, जो तुरंत जान गए कि ये वह संकट है जिसे वे नियंत्रित नहीं कर सकते। प्रधान मुख्य सचिव को उग्र आदेश मिला और उन्होंने अनिच्छा से उन्हें सूचित करने के लिए फोन किया कि उन्हें ड्यूटी से बर्खास्त कर दिया गया है। श्री मलिक ने जल्दी से सजा सुनाई और अनन्या को बताया कि उन्हें कानून तोड़ने और कानून के खिलाफ विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के लिए बर्खास्त कर दिया गया है। अनन्या ने हल्की मुस्कान दी और मलिक से पूछा, क्या यह मंत्री का आदेश है या कानून का नियम बोल रहा है? मलिक सीधे चुनौती पर घबरा गए और तुरंत फोन काट दिया। इस बार डीएम मैडम को यही उम्मीद थी, इसलिए वह अपने उच्च जोखिम वाले कदम के आगामी परिणामों के लिए तैयार थीं। वह समझ गई थीं कि उनके पद से हटाकर मंत्री ने महसूस किया कि उन्होंने उन्हें चुप करा दिया है, लेकिन उनका अगला कदम शारीरिक होगा। अनन्या ने विश्वविद्यालय परिसर छोड़ दिया, मीडिया की अराजकता को पीछे छोड़ दिया और घर लौट आईं। वह अपने घर पर थीं। चूंकि उन्हें तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया था, इसलिए उनके सुरक्षा गार्ड पहले ही वापस ले लिए गए थे। अनन्या अपने घर में चली, ताले की जांच की और खिड़कियों को सुरक्षित किया। उस खतरे के लिए तैयारी कर रही थी जो वह जानती थी कि आ रहा है। उन्होंने अपने निजी मोबाइल फोन को रिकॉर्ड पर रखा और इसे अपने लिविंग रूम की मेज के केंद्र में सावधानी से रखा। चिंतित नहीं थीं क्योंकि वह इसके लिए तैयार थीं। उन्होंने शारीरिक खतरे का पहले से ही अनुमान लगा लिया था। रात के करीब 11 बजे का समय था। वातावरण शांत था, घड़ी की टिक टिक को बढ़ा रहा था। वह शांति से खतरे का इंतजार कर रही थीं, शांति से अपना पानी पी रही थीं। हताश मंत्री द्वारा किराए पर लिया गया खतरा आ गया। एक बड़ी काली बिना निशान वाली वैन चुपचाप रुकी। गुंडे उनके मुख्य दरवाजे को तोड़कर उनके घर में घुसने की कोशिश करते हैं, यह मानते हुए कि उनके पास एक स्पष्ट आसान लक्ष्य है। अनन्या ने धमाका सुना और बैठी रही। उनकी आंखें प्रवेश द्वार पर टिकी थीं, अडिग थीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, गुंडों ने समाचार मीडिया को रिकॉर्ड करते और लाइव फीड का प्रसारण करते देखा। रोशनी तेज थी और कैमरे चल रहे थे। गुंडों के हैरान चेहरे पूरे राज्य में लाइव प्रसारित किए गए। गुंडे हैरान रह गए। उनकी हिंसक योजना लाइव सार्वजनिक प्रदर्शन से निष्प्रभावी हो गई।
उन्होंने यह भी देखा कि मीडिया क्रू के साथ उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी उन्हें गिरफ्तार करने के लिए इंतजार कर रहे थे। मुख्य पुलिस अधिकारी ने आदेश दिया, तुम हत्या की साजिश के आरोप में गिरफ्तार हो, अपने हथियार डाल दो। इंतजार कर रहे अधिकारियों द्वारा कुछ गुंडों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, रंगे हाथों पकड़ा गया। कुछ भागने में सफल रहे, मुख्य प्रवेश द्वार से बेतहाशा भागते हुए और रात की छाया में जल्दी से गायब हो गए। भागे हुए गुंडों ने मंत्री को फोन किया और उन्हें घात और हत्या की साजिश की पूरी विफलता के बारे में सब कुछ बताया। मंत्री राणा ने फोन का जवाब दिया, केवल अपने किराए के हत्यारे की घबराई हुई आवाज सुनने के लिए। राणा ने फोन गिरा दिया। उनके बड़े कमरे में अचानक हुई चुप्पी उनकी बर्बादी को बढ़ा रही थी। बिमलपुर पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार गुंडों से पूछताछ तुरंत और आक्रामक रूप से शुरू हुई। इंस्पेक्टर ने मांग की, आज रात तुम्हें यहाँ किसने भेजा, हमें नाम बताओ। पूछताछ के दबाव में कुछ गुंडों ने स्वीकार किया कि शिक्षा मंत्री ने डीएम मैडम को मारने के लिए उन्हें काम पर रखा था। गुंडे ने विवरण की पुष्टि की, स्वीकार किया कि मंत्री प्रेम प्रताप राणा ने डीएम मिश्रा की बर्खास्तगी के बाद उन्हें खत्म करने के लिए हमें काम पर रखा था। पुलिस ने तुरंत गुंडों के कबूलनामे का मिलान अनन्या के मंत्री की अश्लील धमकियों के रिकॉर्ड किए गए सबूतों से किया। पुलिस ने तुरंत गहरी जांच की, गुंडों के कबूलनामे को मंत्री के उग्र फोन कॉल से जोड़ा। उन्होंने हमले और विश्वविद्यालय के छापे दोनों से सबूत इकट्ठा किए, एक जबरदस्त कानूनी मामला बनाया। अनन्या मिश्रा के छिपे हुए कैमरे के फुटेज को तुरंत आपराधिक साजिश की फाइल में जोड़ा गया। प्रभारी अधिकारी ने पुलिस टीम को आदेश दिया, शिक्षा मंत्री पर आपराधिक प्रतिबंध और हत्या की साजिश के लिए तुरंत मामला दर्ज करें। यह उसी रात किया गया। त्वरित न्याय यह सुनिश्चित करता है कि मंत्री के पास अपने राजनीतिक संपर्कों का उपयोग करने का समय न हो। अगली सुबह पुलिस का काफिला गिरफ्तारी वारंट निष्पादित करने के लिए मंत्री के आवास की ओर बढ़ा। मंत्री प्रेम प्रताप राणा अभी भी अपमान पर उबल रहे थे। पुलिस प्रतिक्रिया की गंभीरता के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे। मुख्य अधिकारी ने औपचारिक रूप से कहा, मंत्री प्रेम प्रताप राणा, आप हत्या की साजिश और आपराधिक भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हैं। राणा ने कमजोर विरोध किया, दावा किया, यह एक राजनीतिक साजिश है, आप एक शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार नहीं कर सकते। अधिकारियों ने जल्दी और पेशेवर रूप से उन्हें हथकड़ी लगाई, उनके विरोध और पद को नजरअंदाज कर दिया। पुलिस राणा को बाहर इंतजार कर रहे वाहन की ओर ले गई। उनका सिर पूरी तरह से हार में झुका हुआ था। गुंजन राणा, जो पहले से ही हिरासत में थे, को सूचित किया गया कि उनके पिता को गंभीर आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया है। अनन्या मिश्रा अगली सुबह मंत्री की गिरफ्तारी की खबर सुनकर जागी। उनका दिल भारी लेकिन विजयी था। उन्होंने शिखा गुप्ता को फोन किया और उनसे कहा, मंत्री गिरफ्तार हो गया है, लंबा खेल आखिरकार रंग लाया। शिखा ने जवाब दिया, लोग आपकी बहाली की मांग कर रहे हैं, आपकी ईमानदारी देश का मानक बन गई है। प्रारंभिक संघर्ष खत्म हो गया था, दूसरा चरण कानूनी लड़ाई शुरू होने वाला था। मंत्री प्रेम प्रताप राणा को उनकी रिमांड सुनवाई के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने हत्या की साजिश और बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के आरोपों को सुना। उनका चेहरा गंभीर था। मजिस्ट्रेट ने राणा को संबोधित किया और कहा, सबूतों की गंभीरता को देखते हुए जमानत खारिज की जाती है। राणा ने मजिस्ट्रेट को घूरा। यह एहसास कि उनका पैसा और ताकत स्वतंत्रता नहीं खरीद सकते डूब रहा था। अनन्या मिश्रा ने अपने कार्यालय में टीवी पर रिमांड सुनवाई को लाइव देखा। न्याय का पहला स्वाद चखा। वह जानती थीं कि राजनीतिक परिणाम तत्काल थे। मंत्री की पार्टी ने उन्हें अपने समूह से बाहर निकाल दिया। सार्वजनिक प्रतिक्रिया उल्लासपूर्ण थी। लोग बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन में सड़कों पर उतर आए। अनन्या ने समाचारों पर भीड़ को देखा। महसूस किया कि लोग मांग कर रहे थे कि डीएम मैडम की बर्खास्तगी को रद्द किया जाना चाहिए। मामला अदालत में चला गया और अदालत ने भारी जनहित और मीडिया कवरेज के कारण सुनवाई में तेजी लाई। अनन्या मिश्रा ने अपनी पूरी गवाही तैयार की, घोटाले, धमकियों और जबरन माफी का विवरण दिया। उन्होंने मंत्री के कबूलनामे की ऑडियो फाइल को सावधानीपूर्वक सुरक्षित किया, मुकदमे के लिए इसकी अखंडता सुनिश्चित की। इस बीच अपमानित कठपुतलियों राघव और मलिक को पूछताछ के लिए लाया गया। मलिक ने कड़वाहट से राघव से कहा, मंत्री ने कहा था कि वह कुछ नहीं कर सकती, वह गलत थे और अब हम कीमत चुका रहे हैं। राघव केवल जवाब दे सके। उसने कहा था कि आरोप समय के साथ मर जाएंगे। उसने हम सभी से झूठ बोला। अनन्या ने मुकदमे के लिए अपनी उपस्थिति को अंतिम रूप दिया। अपने सबसे आधिकारिक अडिग सूट में तैयार हुई। उन्होंने जाने से पहले एक अंतिम गहरी सांस ली। साजिश पर घातक प्रहार करने के लिए तैयार थीं। पुलिस का काफिला अनन्या को सुरक्षित रूप से अदालत कक्ष तक ले जाने के लिए पहुंचा। अनन्या अधिकारियों से मिलने के लिए बाहर निकली। उनकी चाल आत्मविश्वास और नपी तुली थी। अदालत कक्ष के अंदर मंत्री राणा को लाया गया। उनका चेहरा अब और हरा हुआ था। गुंजन राणा अलग बैठे थे, छोटे और डरे हुए दिख रहे थे। अपने धोखाधड़ी के आरोपों पर अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे थे। न्यायाधीश ने प्रवेश किया, भीड़भाड़ वाले अदालत कक्ष का ध्यान आकर्षित किया। अभियोजक ने अपनी अंतिम दलीलें शुरू की, धोखाधड़ी और साजिश के सबूतों का सारांश दिया। अभियोजक ने अनन्या के रिकॉर्ड किए गए सबूत पेश किए और कहा, मंत्री ने इस ऑडियो पर अपने भ्रष्टाचार को स्वीकार किया, धोखाधड़ी वाले विश्वविद्यालय के अपने स्वामित्व की पुष्टि की। राणा ने अनन्या को घूरा।
उनकी छिपी रिकॉर्डिंग का विश्वासघात एक अंतिम विनाशकारी झटका था। बचाव पक्ष के वकील ने आरोपों को कम करने का प्रयास करते हुए एक कमजोर अंतिम दलील दी। न्यायाधीश ने बात की और कहा कि अदालत ने शिक्षा मंत्री प्रेम प्रताप राणा को सभी मामलों में दोषी पाया है। न्यायाधीश ने कहा कि इन जघन्य अपराधों के लिए अदालत प्रेम प्रताप राणा को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाती है। राणा थोड़ा लड़खड़ाए। आजीवन कारावास की सजा ने आखिरकार उनके अहंकार को पूरी तरह से तोड़ दिया। अदालत फिर गुंजन और उसके दोस्तों के खिलाफ शैक्षणिक धोखाधड़ी के आरोपों पर चली गई। न्यायाधीश ने कहा कि उन्हें कदाचार में उनकी भूमिकाओं के लिए 3 साल की कैद की सजा दी गई। न्यायाधीश ने फिर नौकरशाहों की ओर रुख किया। शिक्षा मंत्री की सभी कठपुतलियों को दोषी पाया। न्यायाधीश ने प्राधिकरण को आदेश दिया कि उन्हें तुरंत नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए और आपराधिक मिलीभगत के लिए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। न्यायाधीश ने अंतिम दोष मुक्त आदेश दिया। संबंधित प्राधिकारी को डीएम मैडम की बर्खास्तगी को रद्द करने के लिए कहा। आदेश आगे गया, जिसमें कहा गया कि अदालत उनके असाधारण साहस और सेवा के लिए उन्हें पदोन्नत करने के लिए एक अपील करेगी। गैलरी में बैठी अनन्या मिश्रा ने आखिरकार अपने पेशेवर संयम को तोड़ते हुए एक छोटी विजयी मुस्कान की अनुमति दी। सुनवाई समाप्त होने के बाद डीएम मैडम चेहरे पर मुस्कान के साथ खुशी से बाहर निकलती हैं। अदालत के बाहर लोगों की एक बड़ी भीड़ उनका स्वागत करने, फूल थामे और जयकार करने के लिए इंतजार कर रही थी। अनन्या जयकार कर रहे नागरिकों के पास पहुंची। उनका दिल जीत के साथ फूल रहा था। उन्होंने सभा से बात की और उनसे कहा, ईमानदार अधिकारी और न्याय के कारण का समर्थन करने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने एक अंतिम शक्तिशाली वादा किया, उन्हें आश्वासन दिया, मैं बिना किसी समझौते के आपके लिए सच्चाई से काम करने का वादा करती हूँ। मंत्री प्रेम प्रताप राणा को हथकड़ी लगाकर ले जाया गया। उनका महंगा सूट अब कुचला हुआ और बेकार था। उन्हें पुलिस वैन में डाल दिया गया। भीड़ की जयकार की आवाज उनकी अंतिम हार के साउंड ट्रैक के रूप में काम कर रही थी। राणा ने स्वतंत्रता पर एक आखिरी नजर डाली। डीएम की जीत का जश्न मना रहे लोगों के उल्लासपूर्ण चेहरों को देखा। वैन के अंदर राणा ने खुरदरे धात्विक इंटीरियर को उन पर दबाव डालते हुए महसूस किया, जो उनके विलासितापूर्ण जीवन से बिल्कुल अलग था। वैन केंद्रीय जेल पहुंची। राणा को बाहर लाया गया। उनकी चाल अब धीमी और संकोचपूर्ण थी। उन्हें एक कठोर, भारी भरकम जेल गार्ड को सौंप दिया गया। राणा ने डरपोक, याचक नजरों से गार्ड की ओर देखा। जेल गार्ड ने राणा को तीखे स्वर में आदेश दिया, चलो कैदी, कल सुबह सबसे पहले तुम्हें कपड़े धोने की ड्यूटी करनी है। राणा लड़खड़ाते हुए आगे बढ़े। उनका राजनीतिक करियर, धन और शक्ति तुरंत एक आम कैदी की तरह कम हो गई। अगली सुबह अनन्या मिश्रा अपने कार्यालय पहुंची। अदालत के फैसले के बाद ड्यूटी फिर से शुरू करने के लिए तैयार थी। उनके सहायक ने उनका स्वागत किया, जो व्यापक मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। सहायक ने उनसे कहा, मैडम, आपका निलंबन औपचारिक रूप से रद्द कर दिया गया है और प्रमोशन का आदेश दोपहर तक आने की उम्मीद है। अनन्या ने सिर हिलाया और अपने सहायक से कहा, धन्यवाद, हमारे पास पकड़ने के लिए बहुत सारा ईमानदार काम है। उनका पहला काम मूल पीपीआर स्कैम फाइल को निकालना था, जो उनकी मेज पर वापस कर दी गई थी। उन्होंने फाइल खोली, अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट के फटे हुए टुकड़ों को देखा, जो मंत्री के गुस्से से बिखर गए थे। उन्होंने छिपी हुई तिजोरी से अपनी रिपोर्ट की बैकअप कॉपी वाले छोटे सीलबंद लिफाफे को सावधानी पूर्वक निकाला। अनन्या ने फटे हुए टुकड़ों और सुरक्षित कॉपी को देखा, जो उनकी रणनीतिक जीत का ठोस सबूत था। वह अपनी मेज पर बैठ गई। पीपीआर, विश्वविद्यालय में सुधार शुरू करने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने अपने सहायक को आदेश दिया, पीपीआर, विश्वविद्यालय के नए अंतरिम नेतृत्व को तुरंत मेरे कार्यालय में बुलाओ। बिमलपुर की प्रशासनिक सफाई तुरंत शुरू हो गई, जो भ्रष्ट शासन के अंत का संकेत दे रही थी। एक गंदी होल्डिंग सेल में गुंजन राणा को सूचित किया गया कि उन्हें जल्द ही सुधार सुविधा में ले जाया जाएगा। गुंजन ने गार्ड से कांपती आवाज में पूछा, मुझे अपनी मां से कब मिलने दिया जाएगा? गार्ड ने सख्ती से जवाब दिया, तुम्हें नियमों का पालन करना होगा कैदी। मुलाकात की अनुमति केवल सप्ताहांत पर है। इस बीच अपमानित पीसीएस सुहान मलिक को अपना शानदार सरकारी अपार्टमेंट खाली करने का नोटिस मिला। मलिक ने दरवाजा खोला, नोटिस देखा और पीड़ा और निराशा की एक मूक चीख निकल गई। राघव और मलिक को आखिरी बार सचिवालय बुलाया गया ताकि वे अपना निजी सामान इकट्ठा कर सकें। मलिक ने राघव से बुदबुदाया, हमें उसे शुरुआत में ही रोक देना चाहिए था, जब उसने फाइलों के बारे में पूछा था। राघव ने जवाब दिया, उनकी आवाज फीकी थी, अब बहुत देर हो चुकी थी। मंत्री का भ्रष्टाचार छिपाने के लिए बहुत गहरा था। अनन्या ने पीपीआर विश्वविद्यालय के नए नेतृत्व से मुलाकात की। उनका मिशन संस्था को उसकी गंदगी से साफ करना था। अनन्या ने अधिकारियों से कहा, धोखाधड़ी के लिए 0 टॉलरेंस होगी, हर एक प्रवेश पारदर्शी होना चाहिए। इस बीच मंत्री प्रेम प्रताप राणा को उनकी अंतिम जेल कोठरी सेल ब्लॉक डी में ले जाया गया। उन्हें उनकी मामूली जेल की वर्दी सौंपी गई। खुरदरा पतला कपड़ा उनके रेशमी कुर्ते से बिल्कुल अलग। राणा ने कांपते हाथों से वर्दी उठाई। खुरदरे कपड़े को पूरी तरह से अविश्वास में घूरते रहे। जेल गार्ड ने राणा को सख्ती से निर्देश दिया, इसे पहन लो कैदी, 5 मिनट में लाइट बंद हो जाएगी। राणा अपरिचित कपड़ों में बदलने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनकी हरकतें धीमी और अनाड़ी थीं। उन्होंने छोटी खाली कोठरी के चारों ओर देखा, अपने कारावास की पूर्ण अंतिम स्थिति को महसूस किया।
राणा ने खुद से फुसफुसाया। उनकी आवाज हार से भारी थी। उसने मेरे साथ ऐसा किया, वह डीएम। भारी सेल के दरवाजे के बंद होने की आवाज ब्लॉक के माध्यम से गूंज उठी, उसे दुनिया से अलग कर दिया। राणा की सजा उनके जीवन का एक कठोर पूर्ण उलटफेर था। अनन्या ने अपने लंबे पहले दिन को समाप्त किया, एक सफल मिशन की शांत संतुष्टि महसूस की। वो बाहर निकली, आकाश की ओर देखा। उनकी परछाई गोधूली बेला में खिंची हुई थी। उनकी जीत केवल व्यक्तिगत नहीं थी, बल्कि देश के हर ईमानदार अधिकारी और नागरिक की जीत थी। अनन्या मिश्रा अपनी कार की ओर बढ़ी, समर्पित सेवा के एक और दिन के लिए तैयार थीं। कार चली गई, बिमलपुर की मुख्य सड़क से नीचे, जो अब शांत और सुरक्षित थी। अगली सुबह राणा को जेल में अपनी पहली सुबह का सामना करना पड़ा। वही भारी भरकम जेल गार्ड सलाखों पर खड़ा था और आदेश दिया, उठो कैदी, कपड़े धोने की ड्यूटी अभी। राणा धीरे धीरे खाट से बाहर निकले। उनका शरीर अपरिचित कठोर गद्दे से दुख रहा था और अकड़ गया था। उन्हें जेल लॉन्ड्री में ले जाया गया, जो भाप और खुरदरी मशीनरी से भरा एक विशाल गर्म शोरगुल वाला कमरा था। राणा को एक फोल्डिंग स्टेशन सौंपा गया और खुरदरी खरोंच वाली चादरों का एक विशाल ढेर दिया गया। राणा ने एक चादर को फोल्ड करने का प्रयास किया। उनके हाथ अनाड़ी थे और शारीरिक श्रम के लिए अप्रशिक्षित थे। एक साथी कैदी, बड़ा और सख्त, ने देखा और राणा से बस इतना कहा, अपनी जुबान पर लगाम लगाओ राणा, या तुम्हें पछतावा होगा। राणा ने जल्दी से नीचे देखा। उस कच्ची शारीरिक शक्ति से विनम्र और भयभीत हो गए, जो अब उनके जीवन को नियंत्रित कर रही थी। उन्होंने कैदी से फुसफुसाया, मैं माफी मांगता हूं, मेरा मतलब परेशानी पैदा करना नहीं था। कैदी ने बस सिर हिलाया और अपने काम पर लौट आया, पूर्व मंत्री को खारिज कर दिया। अनन्या मिश्रा की जीत एक शांत क्रांति थी, जिसने शक्ति और भ्रष्टाचार के प्रवाह को उलट दिया। वो उस रात देर से अपने कार्यालय लौटी, नए सुधारों की समीक्षा की। उन्होंने अपने कार्यालय की लाइटें एक एक करके बंद कर दी, केवल अपनी मेज पर रोशनी छोड़ दी। फिल्म की अंतिम छवि, अनन्या के कार्यालय की दीवार पर नई नेम प्लेट, उनकी जीत का एक वसीयतनामा, जो व्यवस्था की बहाली और अनन्या मिश्रा जैसे अधिकारियों के मूक समर्पण का प्रतीक है। अब वह पूरी तरह निश्चिंत है। उसने भ्रष्ट मंत्री को पराजित कर दिया है। उसका मन हल्का और शांत है। कुछ समय के लिए वह सुकून भरी छोटी सी नींद ले लेती है। जिलाधिकारी अनन्या मिश्रा का सफर हमें एक गहरा सबक सिखाता है। ईमानदारी कोई कमजोरी नहीं है, ये धैर्य की एक रणनीति है। जब अनन्या ने एक भ्रष्ट सरकारी तंत्र की विशाल ताकत का सामना किया, तो उन्हें एहसास हुआ कि सिर्फ सच्चा गुस्सा ही काफी नहीं है। झूठ पर टिकी व्यवस्था को तोड़ने के लिए उन्हें धैर्य की जरूरत थी। सही समय पर वार करने के लिए उन्हें सही मौके की परख होनी जरूरी थी, और सबसे बढ़कर उन्हें कानून के शासन में अटूट विश्वास की जरूरत थी। हम सीखते हैं कि कभी-कभी लंबी छलांग लगाने के लिए एक कदम पीछे हटाना पड़ता है, और सही जाल बिछाने के लिए पीछे हटने के अपमान को सहना पड़ता है। उनकी जीत साबित करती है कि नैतिकता के बिना सत्ता नाजुक और अस्थायी होती है। मंत्री राणा के पास दौलत और प्रभाव था, लेकिन वो अंदर से खोखले थे। उनके पास उस एक चीज की कमी थी जो अनन्या के पास भरपूर थी, अपने विश्वास और उसूलों का साहस। अंत में ये कहानी हमें याद दिलाती है कि भ्रष्टाचार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, सच्चाई जब बुद्धि और संविधान से लैस होती है तो वो अजय होती है। असली ताकत लोगों पर राज करने में नहीं, उनकी सेवा करने में है।